हाँ जी दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने भी अपनी शाम की चाय पी ली होगी। आइए पूरे मन से जुड़ते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे कॉस्ट ऑफ ए सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट, और जिसके अंदर हम लोगों ने बात की थी, ये देख लीजिए आपका हेलो, ये देखिए दोस्त कि भाई मून लिमिटेड इनकर द फॉलोइंग कास्ट इन कंस्ट्रक्शन ऑफ ए न्यू फैक्ट्री। उम्मीद है आप लोगों ने भी इसको देखा होगा। आपको बताना है कि इसमें कौन कौन से खर्चे शामिल होंगे और कौन कौन से नहीं होंगे। मैं देख रहा हूं साइट प्रिपरेशन की कॉस्ट, यस सर ये पक्का शामिल होगी। डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट, यस सर ये पक्का शामिल होगी। लेबर की कॉस्ट जिसमें एक इंडस्ट्रियल स्ट्राइक है उसका 10,000 है, ये नहीं शामिल होगा। इंडस्ट्रियल स्ट्राइक वाला 10,000 को मैं स्ट्राइक कर देता हूं, ठीक है कि नहीं। तो इसमें से 10 घटा दीजिए तो बचा वो शामिल होगा। टेस्टिंग ऑफ वेरियस प्रोसेस इन फैक्ट्री, ये तो जरूरी है भाई। ट्रायल रन पक्का शामिल होगा। कंसल्टेंसी फीस फॉर इंस्टॉलेशन पक्का शामिल होगा। मतलब एस के अनुसार ये चीजें जरूरी हैं, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल हैं, नेसेसरी हैं। विदाउट दिस कैन नॉट हैपन। यस, इट विल बी इंक्लूडेड इन दिस, ठीक है। लेकिन रीलोकेशन ऑफ ए फैक्ट्री टू द न्यू साइट ये शामिल नहीं होगा। जनरल ओवरहेड जी नहीं, ये शामिल नहीं होगा। और एस्टिमेटेड कॉस्ट टू डिसमेल्टिंग, यस सर ये शामिल होगा। तो ये चीजें शामिल होंगी, ये चीजें नहीं होंगी, और ये चीजें शामिल नहीं होंगी। सो फार एज द डिफिनेशन ऑफ एस 16 इन डेज 16 इज कंसर्न फॉर ए न्यूली कंस्ट्रक्टेड फैक्ट्री। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ये क्वेश्चन देगा, ये इंफॉर्मेशन आपको देगा और बताएगा, आप बताइए व्हाट शुड बी द कॉस्ट टू बी रिकॉग्नाइज एज पर इन डे 16। ठीक है, आप लोगों ने देखा था, सब लोग क्लियर हैं। अब आइए आगे चलते हैं हम लोग। कॉस्ट में एक दो बातें और देखनी है, और वो बातें हैं कि अगर आपने हायर परचेज पे खरीदा, क्रेडिट पीरियड पे खरीदा, तो क्या होगा। सब इंटर पास होना, ठीक है कि नहीं। नहीं पूछ लेना ठीक होता है भाई। इधर देखो, हायर परचेज में आपने पढ़ा होगा कि जब कभी हम एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर करते हैं, हायर की कॉस्ट, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों को आइडिया होगा कि जब हम हायर की कॉस्ट इनकर करते हैं तो फिर वैसे सिचुएशन में जो भी हम इंटरेस्ट का एलिमेंट देते हैं वो शामिल नहीं करते। यहां भी यही लिखा है कि द कॉस्ट विल बी द कैश प्राइस इक्विवेलेंट एट द रिकॉग्निशन डेट, सिर्फ वो शामिल होगा। इफ द पेमेंट इज डिफर्ड बियॉन्ड नॉर्मल क्रेडिट, अब देखिए 10, 15, 20, 50 दिन का पेमेंट हो सकता है जिसके लिए कोई इंटरेस्ट भी ना देना पड़ता हो, लेकिन नॉर्मल क्रेडिट पीरियड से ज्यादा होता है तो डिफरेंस बिटवीन द कैश प्राइस एंड द टोटल पेमेंट इज रिकॉग्नाइज्ड एज इंटरेस्ट ओवर द पीरियड ऑफ क्रेडिट अनलेस सच इंटरेस्ट इज कैपिटलाइज्ड अकॉर्डिंग टू इंड एज बोरोइंग कॉस्ट 23। कहने का मतलब है कि भाई हमने अपनी कंपनी के लिए कार परचेज की हायर परचेज प्राइस में, और कार की कॉस्ट आ रही है 7 लाख मान लेते हैं। लेकिन अगर यही कॉस्ट अगर मैं कैश प्राइस में खरीदता तो कार मुझे 6 लाख की पड़ रही है। तो ऐसे सिचुएशन में ये 1 लाख जो आपने खर्च किया है, बेसिकली ये कॉस्ट ऑफ द कार नहीं है, ये क्या है, इंटरेस्ट है। जानते हैं क्या होगा, ये 1 लाख ओवर द पीरियड इनकम स्टेटमेंट में जाएगा, और ये इनकम स्टेटमेंट जाएगा 1 लाख, और 6 लाख की मानी जाएगी आपकी कॉस्ट। ये जो 6 लाख आपको दिखाई दे रहा है यही आपकी कॉस्ट मानी जाएगी। दिस विल बी कॉस्ट ऑफ योर पीपीई। बस सीधी सीधी बात है, अगर परचेज प्राइस में डिफर्ड क्रेडिट का पीरियड शामिल है, इंटरेस्ट शामिल है, तो दैट नॉट टू बी रिकॉग्नाइज्ड।
अगर 7 लाख HPP है इंटरेस्ट सहित और 1 लाख उसमें इंटरेस्ट है, तो योर कॉस्ट ऑफ द PPE इज ओनली 6 लाख, नॉट 7 lakhs. Is it loud and clear? Now move ahead. एक छोटे से इलस्ट्रेशन से मेहमानों का स्वागत पान पराग से करते हैं. आइए एक छोटा सा, एकदम छोटा पाउच, बड़ा मजा. ध्यान दीजिए. 1 अप्रैल 2001, ये 11 मान लीजिए. आइटम ऑफ प्रॉपर्टी इज ऑफर्ड फॉर सेल 10 million. मिलियन मतलब 10 लाख. पेमेंट टर्म 3 equal इंस्टॉलमेंट 33 ओवर द 2 years. पेमेंट मेड एक तो तुरंत, एक साल बाद और एक साल बाद, और इम्प्लिसिट कॉस्ट 5.38 है. बताइए ये प्रॉपर्टी बुक्स में कैसे रिकॉर्ड की जाएगी? तो देखिए, आपको सबसे पहले तो इसका कैश प्राइस निकालना होगा. जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें से ये डाउन पेमेंट है, तो डाउन पेमेंट के अंदर तो दोस्तों इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन इसके और इसके अंदर इंटरेस्ट होगा. तो पहले आपको इन दोनों के ऊपर का इंटरेस्ट को बाहर करना पड़ेगा, और फिर जो बचेगा दैट विल बी योर कॉस्ट ऑफ द एसेट, है ना? तो आइए करके देखते हैं कैसे बात बनती है. लेट्स ट्राई टू डू इट. देखिए, मैं वही इलस्ट्रेशन नंबर लिखूंगा जो आपके स्टडी में लिखा हुआ है, इससे आपको आसानी होगी. कभी भी रेफर करना चाहें आप स्टडी का नंबर रेफर कर लीजिएगा. ये देखिए, HPP देना है 10 लाख, ये 10 मिलियन. एक यहां देना है, एक यहां देना है और एक यहां देना है. तो ये हो गया डाउन पेमेंट, ये हो गया इंस्टॉलमेंट 1, ये हो गया इंस्टॉलमेंट 2. याद रखिए, डाउन पेमेंट के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं होता, इंटरेस्ट सिर्फ इसके और सिर्फ इसके अंदर होगा. तो इन दोनों के अंदर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हम करेंगे. हम चाहें तो एक एनालिसिस टेबल बना सकते हैं, और चाहें तो बगैर बनाए भी हम काम कर सकते हैं, लेकिन वी आर प्रोफेशनल अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट तो प्रोफेशनल होते हैं, हम प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट हैं, तो क्यों ना हम टेबल बना लें. क्वेश्चन सबको समझ आया? 2 साल का उधार नॉर्मल तो है नहीं, और इसमें इंटरेस्ट भी शामिल है, इसीलिए पहले इसका कैश प्राइस निकालना दोस्तों बेहद जरूरी है, उसके बाद ही कोई काम करेंगे. तो यहाँ लिखिए नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, यहाँ लिखिए कैश प्राइस, यहाँ लिखिए इंटरेस्ट, यहाँ लिखिए इंस्टॉलमेंट. आइए शुरू कीजिए. आप में से कोई कैलकुलेट करके बताएगा? मुझे सही पूछिए तो कैश प्राइस नहीं पता है. आई डोंट नो द कैश प्राइस, लेकिन इतना पता है कि हमें देना है 333, हमें देना है 333, और हमें देना है 333. तो हायर परचेज प्राइस तो सबको पता है 10 लाख, HPP तो पता है, या इंस्टॉलमेंट पेमेंट तो पता है 10 मिलियन. एक और 3 होगा ना, एक और 3 होगा, इधर जोड़ लेते हैं, मिलियन है ना. अब देखिए, इसमें तो इंटरेस्ट नहीं है, तो ये तो यही होगा, लेकिन इसमें तो इंटरेस्ट है. तो अगर इसके अंदर इंटरेस्ट है, तो जैसा कि आप जानते हैं साल के लास्ट में इतना बाकी है, और इंटरेस्ट का रेट है 5 पॉइंट कितना है भाई, 5.36. ठीक है, तो कर लीजिए. प्रेजेंट वैल्यू सिस्टम से भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है. 33333 इंटू 5.36 डिवाइडेड बाई 1.0536. तो इंटरेस्ट आ गया 16957, ये आ रहा है ना,
लिखने में गलती हो गई क्या, एक में फिर से लिखता हूं। 5.36 डिवाइडेड बाई 105.36। हम्म 577, यही है इंटरेस्ट। चलिए अब इसमें से हम लोग माइनस कर देते हैं 333 तो ये बनता है 3163,756। डन। अब इस वाले की बात अगर करें तो इसके अंदर इंटरेस्ट जो होगा वो निकालना पड़ेगा। प्रेजेंट वैल्यू सिस्टम से भी कर सकते हैं, ये मैंने आपको इंटर वाले तरीके से करा दिया। अकाउंट वाले तरीके से, आप एफएम वाले तरीके से भी कर सकते हैं। थ्री 330,527 आ रहा है, 8 भी ले सकते हैं। चलिए तो ये सीधा सीधा आ गया 30,2805। ठीक है, अब इसको आपने जोड़ देना है। सिंपल तरीका है, वही अपनाया हम लोगों ने जो हम लोग इंटर में पढ़ के चलते हैं, कुछ अलग थोड़े ना है। तो आ गया 949,9894, या हम सीधे 95 लाख भी कर सकते हैं कि चलो जी 95 लाख इसकी कैश प्राइस है कि नहीं। तो अगर मान लीजिए हमको इसकी रिकॉर्डिंग करनी हो तो हम 95 पे इसकी रिकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है ना, कैसे लिखेंगे, ये सब ने लिख लिया कि भाई कैश प्राइस मुझे पता था, नहीं पता था, पता होता था तो सीधा निकल जाता। तो मैंने इंस्टॉलमेंट ले लिया और ऐड बैक मेथड आपने पढ़ा होगा, लास्ट वाले से शुरू करते हैं। इस वाले में इंटरेस्ट है नहीं, इसमें केवल अपना इंटरेस्ट है, इसमें हम दोनों का इंटरेस्ट है। इस तरह से कैश प्राइस आ गया, इंटरेस्ट आ गया। इंटरेस्ट से अभी तो कुछ खास लेना देना नहीं है। आवर कॉस्ट विल बी, यही हमारी कॉस्ट हो जाएगी साहब। This will be the cost of PP and this will be the income to be recognized over the period of time। और अकाउंटिंग बिल्कुल हायर परचेज की तरह हम कर लेंगे। तो उम्मीद है इसकी अकाउंटिंग आप कर लेंगे, मैं छोड़ सकता हूं, कहें तो आगे चलें। तो हम लोगों ने दो पढ़ लिया, एक पढ़ लिया परचेज इन कैश और एक पढ़ लिया सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपसे बात करनी है। आइए दोस्तों शुरू करते हैं अगली बात। देखिए अगली बात है एक्सचेंज ऑफ एसेट। भाई एक्सचेंज ऑफ एसेट्स में क्या है, देखिए इधर है हमारे पास कोई एसेट ए,
हम चाहते हैं कि हमें एसेट बी मिले, ये मेरे पास है, मैं इस एसेट को खरीदना चाहता हूं, मैं इसे एक्वायर करना चाहता हूं। तो एक तो तरीका है कैश के बदले खरीदिए, एक है कि कोई एसेट देके खरीदिए। मैंने ये एसेट ले लिया और उसके बदले में एसेट दे दिया, तो इसे बोलेंगे एसेट गिवन अप, और इसे बोलेंगे एसेट एक्वायर्ड। अब हमारे बुक्स में जो होगा बी आ जाएगा और ए चला जाएगा। नाउ इन आवर बुक्स वी विल हैव एसेट ए एंड एसेट ए विल बी गिवन अप, हम उसको दे देंगे। तो हमें अब इसकी चिंता नहीं करनी है, इसका तो बुक वैल्यू हमारे बुक्स में होगा, जो भी होगा सो होगा। हमें इसकी चिंता करनी है कि व्हाट शुड बी द कॉस्ट ऑफ द एसेट एक्वायर्ड। भाई हमने बाइक दिया और उसके बदले में किसी से कंप्यूटर ले लिया, तो हमें बाइक की चिंता नहीं करनी, बाइक तो हमारे बुक्स में होगा, हमें चिंता करनी उस कंप्यूटर की, वो कंप्यूटर हमारे बुक्स में कितने पे लिखा जाए। हमने कार दे दी और उसके बदले में कोई मशीन ले ली, तो मशीन कितने में लिखें? कार की बात नहीं, या मशीन दे के कार ले ली तो कार कितने में लिखें? जो एसेट हमारे पास आ रहा है उस एसेट की बात हमें करनी है। ठीक है मित्रों, तो चलिए ये देखिए, बहुत ही प्यारा पॉइंट है ये कि वन और मोर आइटम ऑफ पीपी may be acquired in exchange for a non-monetary asset or a combination of monetary or non-monetary asset। कि भाई एक आइटम के बदले हमने एक नॉन मोनेटरी एसेट, नॉन मोनेटरी एसेट आपने पढ़ा होगा, नॉन मोनेटरी एसेट उसे बोलते हैं जिसका सर्टेन सम ऑफ मनी नहीं होता, उसको बोलते हैं नॉन मोनेटरी। कैश के बदले नहीं दिया, या कॉम्बिनेशन ऑफ मोनेटरी या नॉन मोनेटरी, मतलब हो सकता है हमने कार भी दिया हो, कुछ पैसे भी दिए हो, कंप्यूटर भी दिया हो, कुछ पैसे भी दिए हो, तो उसको बोलेंगे हम कॉम्बिनेशन। ठीक है ना? तो इसमें दोनों बातें कही गई हैं कि वन और मोर आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में बी एक्वायर्ड इन एक्सचेंज फॉर नॉन मोनेटरी एसेट और एक कॉम्बिनेशन ऑफ नॉन मोनेटरी एसेट। ऐसे सिचुएशन में ध्यान दीजिए, द कॉस्ट ऑफ सच आइटम ऑफ पीपी, कौन सा आइटम? विच इज एक्वायर्ड, जिसको हमने एक्वायर किया, विल बी मेजर्ड एट फेयर वैल्यू। ठीक है, हम उसे फेयर वैल्यू पे लिखेंगे। इट मे बी पॉसिबल दैट एंटिटी हैज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एसेट गिवन अप, अभी एसेट गिवन अप को आपने बुक से बाहर नहीं किया है, फिर भी एसेट जो एक्वायर किया उसको हम फेयर वैल्यू पे लिखेंगे। इसका दो ही एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? व्हेन ट्रांजैक्शन लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस। कमर्शियल सब्सटेंस क्या होता है अभी बात करते हैं। या फेयर वैल्यू ऑफ आइदर द एसेट रिसीव्ड, मतलब जो एसेट रिसीव हुआ है, और द एसेट गिवन अप इज नॉट क्लियरली मेजरेबल, मतलब जो मैंने बाइक दिया है या जो मुझे कंप्यूटर मिला, अगर उनमें से दोनों में से किसी की फेयर वैल्यू मुझे पता नहीं चल रही है, तो फिर ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना है? तो ऐसे सिचुएशन में हम जो एसेट को फेयर वैल्यू पे अगर नहीं मेजर कर पा रहे हैं, तो कॉस्ट इज मेजर्ड एट कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट गिवन अप। मतलब अगर हमने कार दे के मोटरसाइकिल, क्या बोलते हैं, मशीन ली है, और कार मेरे बुक में 2 लाख की थी, तो मशीन भी हम कितने की मानेंगे? 2 लाख की। कार हमारे बुक्स में 3 लाख की थी, तो मशीन भी कितने की मानेंगे? 3 लाख की। लेकिन ये बी ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन तो जिंदाबाद। फर्स्ट ऑप्शन हमें किस पे लेना है? हमें फेयर वैल्यू पे लेना है। तो आइए पहले फेयर वैल्यू की बात कर लेते हैं, फिर बात करेंगे कमर्शियल सब्सटेंस क्या है, और दोनों का पता नहीं चलता है तो क्या है। देखिए, फेयर वैल्यू मेजर करते समय हमें देखना है कि भाई फेयर वैल्यू का मतलब क्या है। तो फेयर वैल्यू की अगर हम डिफिनीशन पार्ट के ऊपर चलें, तो फेयर वैल्यू को हमारा एस डिफाइन करता है कि व्हाट वी मीन बाय फेयर वैल्यू। ठीक है ना? ये कहता है कि फेयर वैल्यू इज द प्राइस विच वुड बी रिसीव्ड टू सेल एन एसेट or paid to transfer a liability in ordinarily transaction between market participant at the measurement date।
और ये मैं नहीं कहता, ये आपका इंड एस 113 कहता है। इंड एस 113 जो है वो फेयर वैल्यू मेजरमेंट के बारे में ही है। तो ये बात मैं दोस्तों आपको बताना चाहता हूं कि फेयर वैल्यू का मतलब क्या है। फेयर वैल्यू का मतलब जो पहले हुआ था एस के डिफिनेशन उससे थोड़ी अलग है, सिंप्लीफाइड वर्जन है, पढ़िए। What is the fair value? Fair value is the price which would be received or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participant on measurement date. कि देखिए मैं मार्केट में खरीदने जा रहा हूं और मार्केट में बेचने जा रहे हैं, मेरा आपसे कोई लेना देना नहीं है, ना हम आपके सगे हैं ना हम आपके दुश्मन हैं, हम एक दूसरे के लिए निहायत ही अनजान व्यक्ति हैं। और फिर हम मार्केट में डील करेंगे, ना मुझे आपसे कोई डर है ना मुझे आपसे कोई लालच है, ना आपको मेरे से कोई डर है ना मेरे से कोई लालच है। तो ऐसे में हम कितने में डील करेंगे? मतलब मैं अपनी बाइक अगर मार्केट में किसी गैर को बेचता तो मैं कितने में बेचता, अगर मैं मशीन किसी गैर से खरीदता तो कितने में खरीदता, कैश में खरीदता तो कितने में खरीदता। ये कहलाता है फेयर वैल्यू। मतलब दो लोगों के बीच में बगैर इन्फ्लुएंस हुए जो प्राइस की बात हो सकती है, दैट इज नोन एज फेयर वैल्यू। ठीक है, तो फेयर वैल्यू हमें निकालने की बात करनी है इस क्वेश्चन में। बट फेयर वैल्यू हम किसका ध्यान दें? क्या हम एसेट टेकन अप का ध्यान दें या एसेट गिवन अप का ध्यान दें? तो देखो पहले तो ऐसा था विच एवर इज मोर क्लियरली एविडेंट, लेकिन इंड एस ने अब इसके बारे में थोड़ी सी बात तय कर दी। देखो इंड एस क्या कहता है। हमें एसेट गिवन अप की जो बात है उस पे ध्यान देना है। मैंने ये कैलकुलेटर आपको दिया और इसके बदले में आपसे एक शर्ट लिया, ठीक है? तो देखो वो शर्ट कितना है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कैलकुलेटर दे रहा हूं और ये 100 रुपए का है। तो मुझे इसके बारे में पता अगर चलता है और क्लियरली एविडेंट है, क्लियरली एविडेंट का मतलब क्या है कि व्हेन वेरिएबिलिटी ऑफ द रेंज ऑफ फेयर वैल्यू इज नॉट सिग्निफिकेंट, मतलब कोई कहता है 100 है, कोई कहता है 110 है, इट्स ओके, बट कोई कहता है 100 है और कोई कहता है 500 है। इससे मैंने सी इंटर में टॉप किया था, तब ये ज्यादा चेंज हो गया। तो फिर हम कहेंगे कि ये मतलब सही फेयर वैल्यू ना 100 है ना 500 है, लेकिन 100 110 कोई कह रहा है तो हम 105 भी मान सकते हैं, ठीक है? और प्रोबेबिलिटी ऑफ वेरियस एस्टिमेट रीजनेबली एसेस हो सकता है। जब हम फेयर वैल्यू के मेजरमेंट की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि फेयर वैल्यू रिलायबली मेजर्ड है। देख, जिसका भी एक्टिव मार्केट है, जिसके बारे में भी पार्टिसिपेंट खूब ढेर सारा प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसमें कितना वेरिएंस होगा। मैं अपनी बाइक है मेरे पास 2016 की और मार्केट में लेके मैं बेचने जा रहा हूं। 2020 चल रहा है, लॉकडाउन का टाइम नहीं, नॉर्मल टाइम है। लॉकडाउन में तो पता नहीं कितने का बिके, नॉर्मल टाइम है। तो मुझे लगता है कि भाई देखो मैंने 50 का खरीदा था तो अब 30 या 25 मिलनी चाहिए, तो यही फेयर वैल्यू है। वो जो 25 मिला वही फेयर वैल्यू है, याद रहेगा। तो फेयर वैल्यू इज रिलायबली मेजर्ड इफ वेरिएबिलिटी ऑफ द रेंज इज नॉट सिग्निफिकेंट फॉर दिस एसेट। चलेगा? अब आगे अब अगला पॉइंट है कि हमें किसकी बात ध्यान देनी है, कि हमें ध्यान देनी है जो एसेट गिवन अप है उसकी फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप देखेंगे। लेकिन ये नहीं हो पा रहा तो हम जाएंगे फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एक्वायर्ड, और ये भी नहीं हो पा रहा तो फिर मजबूरी में हम लेंगे बुक वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप।
लेकिन ये सीक्वेंस है, पहली प्रेफरेंस हमें इसे देनी है P1। अगर मैंने, फिर से मैं दोहराता हूं आपके सामने, बाइक दी है और इसके बदले एक कंप्यूटर लिया है, तो कंप्यूटर की वैल्यू क्या होगी ये मैं पता कर रहा हूं। मैंने कहा मेरी बाइक बिक सकती है 25,000 की, तो 25,000, लेकिन बाइक की वैल्यू किसी कारण से मुझे नहीं पता चल रहा, बस सेकेंड हैंड मार्केट से कंप्यूटर के बारे में पता चल रहा है कि ये 28 का मिलता, तो 28। और अगर दोनों का नहीं पता चल पा रहा, वी आर अनेबल टू फाइंड इट आउट, तो फिर ऐसे क्वेश्चन में बुक वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप ही ले लो, फिर क्या करोगे, ठीक है ना। तो ये है हमारा सेकेंड पॉइंट। लेकिन जरा फर्स्ट पॉइंट भी तो देखिए, हम बुक वैल्यू का इस्तेमाल वहां भी कर सकते हैं, फेयर वैल्यू की जरूरत नहीं है। व्हेन वी लेक कमर्शियल सब्सटेंस, मतलब जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उसमें कोई कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, उसमें कोई कमर्स इन्वॉल्व नहीं है। क्या मतलब है कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है? कमर्शियल सब्सटेंस नहीं होने का मतलब बड़ा अच्छा डिफाइन किया गया है कि व्हेन द एक्सपेक्टेड कैश फ्लो फ्रॉम द ओल्ड एसेट एंड न्यू एसेट इज नॉट लाइकली टू चेंज। मतलब पहले भी बाइक थी, अभी भी बाइक है, दूसरे ब्रांड की बाइक है, पहले भी मारुति कार थी, अभी भी मारुति कार है, कोई फर्क नहीं पड़ना, मैंने तो ऑफिस ही जाना है, दोनों में रनिंग मेंटेनेंस कॉस्ट वही लगनी है, कोई फर्क पड़नी नहीं है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? लेक्स कमर्शियल सब्सटेंस। लेकिन मैंने अपने बेकार की बाइक दे के लैपटॉप लिया, और लैपटॉप लेके मैं लोगों को वो रिटर्न भरूंगा, कोचिंग पढ़ाऊंगा या कुछ ऐसा काम करूंगा। बाइक में तो कोई पैसे कमाता नहीं था मैं, लेकिन लैपटॉप से कमाऊंगा, तो मैं क्या बोलूंगा कि यहाँ कैश फ्लो में चेंज आ रहा है। तो इस बात को थोड़े बड़े लेवल पे देखिए। मान लीजिए कोई ने, मैंने मशीन ए दी है और उसके बदले मशीन बी ली है। अगर मशीन ए भी वही प्रोडक्शन करता है, मशीन बी भी वही प्रोडक्शन करता है, उससे मेरे कैश में, मेरे रिस्क में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो हम बोलेंगे कोई कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है। लेकिन अगर फर्क पड़ रहा है तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कमर्शियल सब्सटेंस है, ठीक है ना। तो यही बात यहां पे आपको ध्यान देनी है कि वेदर देयर इज ए कमर्शियल सब्सटेंस और नॉट। अगर कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है दोस्तों, तो फिर ऐसे सिचुएशन में हमें बुक वैल्यू पे लेना है। कमर्शियल सब्सटेंस और भी कई सारी चीजों से, रिस्क, टाइमिंग, अमाउंट ऑफ कैश फ्लो देखना है, रिस्क में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। टाइमिंग मतलब एक में मान लो आज मिल रहा है और एक में 3 साल बाद ज्यादा पैसा मिलने की उम्मीद है, या उसके अमाउंट किसी में फर्क नहीं पड़ रहा हो, ठीक है कि नहीं, या एंटिटी का कोई ऑपरेशन कोई इफेक्टेड नहीं हो रहा हो, और हो रहा हो तो बहुत सिग्निफिकेंट नहीं हो रहा हो, तो इन सभी चीजों को बोलते हैं कमर्शियल सब्सटेंस है। अगर कमर्शियल सब्सटेंस है तो हमें फेयर वैल्यू पे मेजर करना है। लेकिन अगर कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है तो फिर काहे को फालतू की पंगेबाजी कर रहे हो? हमें क्या फर्क पड़ता है कि मारुति कार पहले था या मारुति कार बाद में है? हमें तो एक गया, उससे कोई लेना देना नहीं, उसकी बुक वैल्यू ले लीजिए, वही आने वाले की बुक वैल्यू बन जाएगी। फालतू की पंगेबाजी, फालतू का ध्यान भटकाने की जरूरत नहीं है। तो मैं एक्सचेंज को एक बार फिर से करता हूं दोस्तों। सबसे पहले तो आपको यह देखना है कि क्या कमर्शियल सब्सटेंस है तो फिर कोई और बात करेंगे, फिर हम फेयर वैल्यू पे आएंगे या नहीं आएंगे। चलो, अगर है तो हम फेयर वैल्यू पे मेजरमेंट की बात करेंगे, वरना हम बुक वैल्यू की बात करेंगे। इसको मैं डायग्राम से बेटा बताता हूं, आप चाहें तो इसको वो लिख सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट अच्छा है, एग्जाम में काम आएगा। एक्सचेंज ऑफ एसेट, पीपी, ऑफ कोर्स हम पीपी पढ़ रहे हैं। चेक कि क्या कमर्शियल सब्सटेंस है या नहीं है। अब दो ही बातें होंगी, यस कमर्शियल सब्सटेंस है, नो। अगर नो तो फिर वैल्यू एट बुक वैल्यू ऑफ एसेट गिवन। ठीक है, या एसेट एक्वायर्ड मैं पूरा लिख देता हूं, एसेट एक्वायर्ड विल बी वैल्यूड एट बुक वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप। ठीक है दोस्तों, ये तो नो की बात होगी। और यस है तो जाइए पता लगाइए फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप कितना है। नहीं पता चल रहा,
अवेलेबल है, नॉट अवेलेबल है। अगर अवेलेबल है तो बात खत्म, आप इसी पे कर दो, लेकिन आपने कहा नॉट अवेलेबल, कोई बात नहीं। आप लीजिए फेयर वैल्यू ऑफ एसेट टेकन या एक्वायर्ड, उसी पे उसको लिख लीजिए जो उसकी फेयर वैल्यू है। मान लीजिए पता है तो ठीक है, लेकिन ये भी नॉट अवेलेबल, दोनों में से किसी की फेयर वैल्यू अवेलेबल नहीं है, फिर वापस आ जाइए बुक वैल्यू ऑफ एसेट, वो गिवन अप पे इसकी वैल्यूएशन कर दीजिए। तो ये है दोस्तों एक्सचेंज ऑफ एसेट की छोटी बात। इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है और स्टडी मटेरियल में भी क्वेश्चन है, वो भी मैं आपको कराना चाहता हूं। ठीक है, अगर आप लोग ने लिख लिया हो तो एक बार थम्स अप दीजिए ताकि मैं आगे बढ़ूं। अगर आप लोगों ने लिख लिया है तो एक बार थम्स अप दीजिए। मैं बता दूं ये सीए फाइनल की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की क्लास है, तो सीए फाइनल या सीएम में फाइनल के बच्चे ही देखें इसको। फाउंडेशन इंटर वाले बच्चे नॉलेज के लिए थोड़ा बहुत देखना चाहते हो देखिए, वरना इसकी जरूरत अभी आपको नहीं है। आप अपना अकाउंटिंग पढ़िए और एंजॉय कीजिए। आपकी अकाउंटिंग की बहुत सारी वीडियो टॉपर्स क्लासेज पे या टॉपर सीए फाउंडेशन या इंटर की चैनल पे पड़ी हुई है, वहां जाइए और एंजॉय कीजिए। जयंत ने बताया यस, बाकी कोई बताए मुझे? बस एक ही ने बताया और किसी को नहीं समझ आया? फिर दोहरा दूं? चलो फिर दोहरा देते हैं कि आपने कोई एसेट एक्सचेंज में लिया है, होता है ना, दिल दे के दिल लिया, दिल के बदले दिल लिया, उसी टाइप का। बाइक के बदले स्कूटी लिया, कार के बदले मशीन ली, इसके बदले वो लिया, कुछ इस तरह की बातें हैं। ठीक है, तो फिर ऐसे सिचुएशन में हुआ कि जो एसेट ले रहे हैं उसके बदले कैश तो है नहीं, नॉन मॉनेटरी एसेट है, तो उसकी वैल्यू क्या हो? तो जो बाइक है उस बाइक की वैल्यूएशन हम कैसे करेंगे दोस्तों? उस बाइक के बारे में ये कहा गया है कि आप पता लगाइए कि बाइक दे के जो स्कूटी लिया है आपने, स्कूटी की वैल्यूएशन कैसे करनी है। मैं सोच रहा हूं कि बाइक दे दूं, दिया और इसके बदले स्कूटी मैंने लिया। ठीक है, तो स्कूटी की वैल्यूएशन मुझे करनी है, यही ना एसेट टेकन अप। जाके देखिए क्या बाइक और स्कूटी चेंज करने में फर्क पड़ता है? भाई रनिंग मेंटेनेंस, रिपेयर मेंटेनेंस, इन सब में भी फर्क पड़ता हो तो कोई बात नहीं, कैश फ्लो में तो फर्क पड़ ही रहा है। वैसे ज्यादा अच्छा होगा कि हम बात करें बिजनेस एसेट, मशीनों के बारे में, बिल्डिंग के बारे में। अगर फर्क पड़ रहा है, कैश फ्लो में फर्क पड़ रहा है, उसके रिस्क में, उसकी टाइम में, उसके अमाउंट में, या हमारे बिजनेस के ऑपरेशन में फर्क पड़ रहा है, तो फिर ऐसे चीजें, जैसे मान लीजिए मैंने कैमरा दे दिया, ठीक है, और इसके बदले मैंने हारमोनियम वगैरह सब ले लिया। अब कैमरे से मैं क्लास कराता है, हारमोनियम से क्या करूंगा? भजन गाऊंगा, तो मेरे कैश फ्लो में फर्क पड़ जाएगा। तो यहाँ कमर्शियल सब्सटेंस है, तो अगर कमर्शियल सब्सटेंस है तो फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप, मैंने जो बाइक दिया है अगर वो 25 की बिक सकती है तो 25 का पता लगाइए। ओके दोस्तों, अब रही बात स्कूटी की। अगर नहीं पता चल रहा तो भी पता लगाओ कि स्कूटी कितने का मिलता है। किसी ने कहा है सर स्कूटी 28 का मिल सकता है, तो 28 में वैल्यूएशन कर लो, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा, या कमर्शियल सब्सटेंस है ही नहीं। तो बाइक की बुक वैल्यू मेरे बुक में थी 30,000, हम स्कूटी की वैल्यू भी 30 मानेंगे, क्योंकि ना मुझे ये 25 पता है ना मुझे ये 28 पता है, तो मैं क्या करूं? मेरे पास कोई और रास्ता तो है नहीं ना। ठीक है, तो ये था कॉन्सेप्ट। अब देखने वाली बात यह है कि क्या आप इस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके हमारे लिए एक नन्हा सा छोटा सा क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए तो भाई साहब, प्लूटो लिमिटेड ओन land and building which is carried in the balance sheet at aggregate carrying amount of 10 lakhs. The fair value of such asset is 15 million. It exchanged the land and building at a private jet. Land and building के बदले सीधा प्राइवेट जेट ले लिया। फेयर वैल्यू 20 लाख, पे एडिशनल 3 लाख कैश। बताइए इन डेज के अनुसार ये कैसे होगा? इसमें मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी दोनों आया हुआ है, याद रहे। बुक वैल्यू है 10 मिलियन,
मार्केट में बेचते तो 15 मिलियन, प्राइवेट जेट लिया वो 20 मिलियन का, और हमें 3 लाख रुपए कैश भी देना पड़ा है। तो जो नई चीज है वो हम कितने में दिखाएंगे? व्हाट शुड बी द फेयर वैल्यू ऑफ प्राइवेट जेट? कोई मुझे जवाब दे बगैर आंसर देखे, ईमानदारी से जवाब दीजिए। प्राइवेट जेट का क्या फेयर वैल्यू लिया जाए? गिव मी द आंसर। मैं वेट कर रहा हूं दोस्तों। अरे लाइव क्लासेस का कोई तो फायदा होना चाहिए। एक तो होता है रिकॉर्डेड क्लासेस, बहुत सारी यूट्यूब पे पड़ी, आप वो देख रहे हैं, थोड़ा देख रहे हैं, थोड़ा इधर हिल डुल रहे हैं, फिर कोई और वीडियो चालू कर दी। जब लाइव क्लास है तो लाइव क्लास में पार्टिसिपेट कीजिए, कैलकुलेशन दिखाइए मुझे, तभी मजा आएगा ना। रिकॉर्डेड तो मेरे पास बहुत सारी पड़ी हुई है, मैं डाल दूंगा, उसका कोई मतलब नहीं है ना। आप लाइव मेरे साथ पार्टिसिपेट करें। समझिए आप क्लासरूम में बैठे हैं, अभिषेक ने मुझे बताया सर 18 लाख, बाकी लोग भी बताएं। याद रहे उस फॉर्मेट को फिर से देखिए कि क्या कोई कमर्शियल सब्सटेंस है कि नहीं है। मुझे तो लगता है लैंड एंड बिल्डिंग के बदले प्राइवेट जेट आ रहा है तो कैश फ्लो में तो निश्चित रूप से फर्क पड़ेगा। इसीलिए ये वाला पॉइंट तो खत्म, प्राइवेट सब्सटेंस है, सॉरी कमर्शियल सब्सटेंस है। अब देखना है जो एसेट गिवन अप है उसकी वैल्यू पता है कि नहीं। मैं क्या दे रहा हूं? मैं दे रहा हूं लैंड एंड बिल्डिंग। चेक करिए, लैंड एंड बिल्डिंग का बुक वैल्यू, सॉरी फेयर वैल्यू दिया हुआ है। जी हाँ, लैंड एंड बिल्डिंग की फेयर वैल्यू दी है 15 लाख, और प्लस मैं 3 लाख कैश दे रहा हूं, इसलिए इसको लेने की जरूरत नहीं है, इसको लेने की जरूरत नहीं है। 15 और 3 18 लाख हमारी हो गई फेयर वैल्यू। कैसे लिखूंगा मैं? फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप, ये अवेलेबल है, इसलिए दूसरे ऑप्शन पे जाने की जरूरत नहीं। बारात में हम गए हैं, रसमलाई अगर अवेलेबल है तो जलेबी कौन पूछता है भाई? ठीक है कि नहीं? तो मैंने 15 मिलियन की बात कर ली, और मैंने कैश जो दिया है, लिया है तो घटा देंगे, कैश दिया है, कैश हमने दिया है 3 मिलियन। यही हो गया फेयर वैल्यू ऑफ एसेट टेकन या एक्वायर्ड। जेट, आराम से घूमो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का मेरे दोस्तों यही सॉल्यूशन है। अगर मैं सब जेनेरेटी पूछेंगे तो मैं जेनेरेटी लिखूंगा जेट अकाउंट डीआर टू बैंक 3 मिलियन, टू लैंड एंड बिल्डिंग उसकी बुक वैल्यू कितनी थी? 10 मिलियन, और बाकी जो बच गया प्रॉफिट ऑन एक्सचेंज 5 मिलियन। लेकिन किसी कारण से अगर लैंड एंड बिल्डिंग की फेयर वैल्यू नहीं पता होती तो हम जेट की फेयर वैल्यू लेते, और जेट की फेयर वैल्यू थी 20। 3 उसमें से कैश होता है, मानते कि 17 में हमने बेचा है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन सबने देख लिया और समझ लिया बढ़िया से। अब एक बहुत ही बढ़िया सी बात आपको पढ़ाना चाहते हैं। सब लोग जल्दी से लिख लीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें। सबका हो गया?
अब देखिए इनिशियल एक्सपेंडिचर तो हम करते हैं किस पे, कॉस्ट पे करते हैं, ठीक है कि नहीं। और जो भी इनिशियल कॉस्ट है हम उस पे अपनी चीजों को रिकॉर्ड कर लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। बट कई बार क्या होता है कि इनिशियल कॉस्ट इनकर करने के बाद कुछ एक्सपेंडिचर शुरू होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सब्सिक्वेंट कॉस्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरा इस बात को समझिए। इस पे बहुत प्यारा एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है आपकी स्टडी में, तो इसलिए इंपॉर्टेंट तो अपने आप हो गया ये। देखिए हम लोगों ने ये पढ़ लिया कि व्हाट इज इनिशियल कॉस्ट। अब पढ़ते हैं सब्सिक्वेंट कॉस्ट। देखिए सब्सिक्वेंट कॉस्ट मतलब एक बार जब एसेट लग गया तो उसके बाद रिपेयर मेंटेनेंस वगैरह खर्चा होता रहता है, बिल्डिंग है, पेंटिंग होती रहती है, कुछ दीवारें टूटती रहती हैं, कुछ नए चीजें आती रहती हैं, ठीक है कि नहीं। अरिंस राज, जय हिंद सर, अरे वाह बड़े जोश में है, जय हिंद मेरे भाई, राम राम। तो सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर अगर होता है, अगर किसी भी कारण से कुछ और एक्सपेंस हमें करना पड़ा, तो ये रिकॉग्नाइज होगा एज ए पीएल और ये एज ए कैरिंग कॉस्ट रिकॉग्नाइज होगा। ये पॉइंट यहां पे देखना है। तो देखिए इसका मेजरमेंट बड़ा सिंपल है, या इस बात का क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बड़ा सिंपल है कि अगर एंटिटी ने कोई रिपेयर मेंटेनेंस किया या कोई कॉस्ट लगाई, ठीक है, जो कुछ नहीं है, डे टू डे सर्विंग कॉस्ट है, रूटीन कॉस्ट है, तो फिर ऐसे क्वेश्चन में सो स्मॉल पार्ट्स भी दे दिया तो ये बन जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंस। ये इनकम स्टेटमेंट में रिकॉग्नाइज होगा, स्टेटमेंट ऑफ पीएल में रिकॉग्नाइज होगा, प्रॉफिट लॉस में ये कॉस्ट का पार्ट नहीं होगा। लेकिन अगर कोई ऐसी आपने कॉस्ट करी है जिससे उसकी इफिशियंसी के अंदर इंक्रीज होने के चांसेज हैं, और आपको लगता है कि भाई सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर करने के बाद हमने कोई ऐसा कॉस्ट लगाया है जिससे कि उसके इफिशियंसी के अंदर फर्क पड़ता हो, तो फिर ऐसे सिचुएशन में इट विल बी पार्ट ऑफ द कॉस्ट, हम इसे कैपिटलाइज करेंगे। मैं एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि आपके ऑफिस में फर्नीचर है, दरवाजे चेंचे कर रहे हैं, सब खिड़की हिल रही है, बेंच टूट फूट गया है, बढ़ई को बुला के उसको ठीक करा दिया। एक तो ये हुआ। एक हुआ कि नहीं सर ये पुराना डिजाइन का फर्नीचर सब है, ये नहीं चाहिए, इसको जरा बढ़िया से ठीक कराइए। तो हो सकता है पूरा तोड़ फोड़ करके ठीक किया जा रहा है। अब तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि वही ऑफिस अब ज्यादा बेटर दिखेगा, कस्टमर के ऊपर अच्छा फर्क पड़ेगा, अपने आर्टिकल भी ज्यादा बेहतर तरीके से वहां काम करेंगे, बढ़िया काम करेंगे। ठीक बात है कि नहीं। चलिए और आगे चलते हैं। रिप्लेसमेंट कॉस्ट। देखिए होता क्या है कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसमें पूरा एसेट तो नहीं, लेकिन उसका कोई पार्ट पुर्जा रिप्लेस करना होता है। जैसे घर के अंदर फ्रिज का आपको पता होगा, एसी के अंदर पता होगा कंप्रेसर। एसी तो शायद 10 साल चले, लेकिन कंप्रेसर 4 साल में खत्म हो जाता है, तो हमने वो कंप्रेसर चेंज करना है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम पार्ट का रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, पूरा नहीं, हम एक पार्ट का रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। तो फिर वैसे में जानते हैं हम क्या करेंगे, जो भी पार्ट आप रिप्लेस कर रहे हैं वो आपकी कैपिटलाइजेशन का पार्ट होगा, वो कॉस्ट का पार्ट होगा। लेकिन जिसको आप रिप्लेस कर रहे हैं आपको उसे निकाल के बाहर करना पड़ेगा, आप उसको डी रिकॉग्नाइज करेंगे। मैं एग्जांपल देता हूं। सपोज कीजिए ये एसेट है, इस एसेट में ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेट सपोज ये एसेट था 1 लाख का, हमने 4 साल इस्तेमाल किया, उसके बाद इस पार्ट को हम अलग कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं, और रिप्लेस करने में 30 लाख रुपए लग गए। तो ऐसे में आपको पहले देखना पड़ेगा कि इस पार्ट के अंदर
मतलब इस एसेट के अंदर ये जो पार्ट था, इसकी इनिशियल कॉस्ट क्या रही होगी। अगर हमें लगता है इनिशियल 20 लाख वो 20,000 की कॉस्ट है, जो बाय डिप्रेशन तो इसका भी हुआ है, डिप्रिशिएट होते 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 8,000 पे पहुंच गया था। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, पहले इस 8,000 को बुक से अलग करेंगे और 30 हम जोड़ेंगे। मतलब अगर रिप्लेसमेंट कैपिटलाइजेशन नेचर का है तो डी रिकॉग्नाइज द पार्ट रिप्लेस्ड एंड देन रिकॉग्नाइज द रिप्लेसमेंट। हम डिप्शन में पढ़ेंगे, ऐसा हो सकता है रिप्लेसमेंट पे अलग डिप्शन चार्ज हो और बाकी एसेट के ऊपर अलग डिप्शन चार्ज हो। तो पहले आप उसको हटाएंगे और फिर जो आपने रिकॉग्नाइज किया है उसकी हम बात करेंगे। आइए पढ़ लेते हैं ये कहां लिखा हुआ है। देखिए, entity recognize the carrying amount of an item of asset PPE to the cost of replacing part of such an asset when that cost is incurred if recognition criteria is met। recognition criteria याद है ना, कि जिससे भी फ्यूचर एक्सपेक्टेड बेनिफिट हो, फ्यूचर इकोनॉमिक रिसोर्सेज का इनफ्लो होने की उम्मीद हो, पहले से ज्यादा, पहले से बेहतर, तब की हम बात करेंगे। एंड द कैरिंग अमाउंट ऑफ दोज पार्ट विच आर रिप्लेस्ड इज डी रिकॉग्नाइज। सीधी बात है, अगर आपने नई किडनी लगा ली है तो पुरानी किडनी तो हटानी पड़ेगी ना, तो पुराने वाले को बुक्स में डी रिकॉग्नाइज कीजिए, बुक से निकाल बाहर कीजिए। अगर पार्ट ए जो खराब हो गया है उसे हटाइए, कैरिंग अमाउंट पे हटाइए, और पार्ट बी जो आपने लगाया है उसे कैरिंग अमाउंट पे जोड़िए। क्या कहते हैं, ठीक है? तो ये है रिप्लेसमेंट की कहानी। मैं फिर से बता दूं, रिपेयर मेंटेनेंस वगैरह जनरली रेवेन्यू माना जाता है, जब तक कि उसके चलते कोई बहुत बड़ा मेजर चेंज ना हो, इफिशियंसी ना बढ़े, जो हमने कहा था फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एक्स्ट्रा होने की उम्मीद ना हो। और रिप्लेसमेंट में भी यही कहानी है। अगर आपको रिप्लेसमेंट में रिकॉग्निशन प्रिंसिपल्स की बात समझ आती है कि रिकॉग्निशन के जो दो प्रिंसिपल थे, कॉस्ट कैन बी इजली मेजर्ड एंड इकोनॉमिक बेनिफिट इज एक्सपेक्टेड, तो फिर आप उसको अपने कैपिटलाइज कर सकते हैं, एसेट में जोड़ सकते हैं। लेकिन ऐसे में पुराने वाले को आप निश्चित रूप से हटा दीजिए, उसको वहां से आपको हटाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अब एक और नई चीज डाली गई है इस इंडेस में, जरा वो पढ़िए। मेजर इंस्पेक्शन या ओवरऑलिंग। होता क्या है दोस्तों, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनमें समय समय पे टेक्निकली इंस्पेक्शन जरूरी है। जैसे आप ऑडिट वगैरह पे जाते होंगे हवाई जहाज से, तो आपने देखा होगा हवाई जहाज में डेली बेसिस पे एक रूटीन इंस्पेक्शन होता है। वो कोई किताब उताब कॉपी वॉपी लेके घूमता रहता है, टायर में देख रहा होता है, इंजन में देख रहा होता है, आवाज सुन रहा होता है, और सब चेक को टिक मारता है सब। क्योंकि देखो, एक बार हवाई जहाज उड़ जाए और ऊपर कोई गड़बड़ी हो तो वहां ठीक नहीं हो सकता ना भाई साहब, तो इसीलिए पहले से ही वो ठीक कर लेते हैं, और वो पर्ची लेने के पायलट को देने के बाद ही पायलट टेक ऑफ करता है, वरना पायलट नहीं टेक ऑफ करेगा। जब तक नीचे से क्लियरेंस ओके नहीं मिलेगा तब तक बात नहीं बनेगी। अब क्या चेक करते हैं तो बहुत टेक्निकल इश्यू है, मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ ना कुछ चेक तो करते होंगे। लेकिन मैं उस चेकअप की बात नहीं कर रहा हूं, तो रूटीन चेकअप है। मैं बात कर रहा हूं कि भाई अगर लीगली ऐसा है कि भाई हर 5 साल के बाद, या कोई जो भी टाइम हो, 3 साल के बाद, 36 महीने, 40 महीने के बाद, इस पूरे जहाज को आपको थोरोली वर्क स्टेशन में लेके जाना है, और पूरा जहाज एक बार फिर से चेक किया जाएगा और डिटेल सब कुछ खोल खोल के देखा जाएगा, कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है। क्योंकि ऊपर अगर कोई गड़बड़ी होती है तो जान माल का बहुत नुकसान होता है, 200-400 लोग मर जाते हैं। बात पैसे की नहीं है, जान माल का नुकसान होता है। तो मैं इस तरह की ओवरऑलिंग की बात कर रहा हूं। जैसे सीप वगैरह है, समुद्री जहाज, वहां भी यही प्रॉब्लम है। तो जिन चीजों का एक मेजर ओवरऑलिंग होता है, ताकि कोई भी अगर ऐसी कोई गलती हो तो एकदम सामने आ जाए। रूटीन चेकअप नहीं, रूटीन चेकअप की मैं बात नहीं कर रहा। तो फिर वैसे सिचुएशन में ध्यान दीजिएगा, एस कहता है
कि ईच मेजर इंस्पेक्शन कॉस्ट इज रिकॉग्नाइज एज कैरिंग अमाउंट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ पीपीई। आपको अपने पीपीई का पार्ट मानना है वो मेजर ओवरऑलिंग, उसे भी कॉस्ट मानेंगे। वो सर्विसेज है लेकिन फिर भी मानेंगे, भले कोई पार्ट रिप्लेस हुआ हो या कोई पार्ट रिप्लेस नहीं हुआ। पार्ट के रिप्लेसमेंट से हमें कोई लेना देना नहीं है, हम तो इसे अपनी कॉस्ट का पार्ट मानेंगे ही मानेंगे। ठीक है, लेकिन हां, पिछली बार जो आपने रिकॉग्नाइज किया था मेजर इंस्पेक्शन, उसको डिरिकॉग्नाइज कर दीजिए अगर वो बचा हुआ है तो। जैसे मान लीजिए, छोटी सी बात देखते हैं, हमारी एसेट थी 100 लाख की, यहां पे फर्स्ट बार हमने 15 लाख का सुपरविजन करवाया था, ओवरवॉलिंग कराई थी। अब सेकेंड बार हम फिर करा रहे हैं, 25 लाख रुपए लग रहा है। तो ये कहता है 25 लाख ऐड होगा, लेकिन 15 लाख का डेप्रिसिएट होने के बाद जो भी बचा है 2, 4, 5 लाख रुपए, ये डिरिकॉग्नाइज होगा। मतलब ये हटेगा तभी ये सटेगा। ठीक है, तो आपको ये जोड़ना है अपनी कॉस्ट में, और इस मेजर ओवरऑलिंग को आपको हटा देना है अगर उसकी कोई कॉस्ट अभी भी बाकी है, डेप्रिसिएट नहीं हुई है। ठीक है ना। आइए अब बात करते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल से, जो बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल है और ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोग सब लोग ध्यान से देखिए। एक शिपिंग कंपनी है जो लॉ कहता है कि आपको ड्राई डॉक पे, समुद्र से बाहर खींच के सूखे में लाना है, और हर 5 साल के बाद ऐसा करना है। मेजर इंस्पेक्शन और ओवरवाइलिंग, पूरे मन से इसको काम करना है। The overhauling expenditure might be at first sight seem to be repair to the ship, लेकिन ऐसा नहीं है। Actually it is the cost to getting the ship back into the seaworthy condition। और मेजर वेलिंग की जो कंडीशंस होंगी ना, वो पूरी होंगी तभी आप समुद्र में फिर दोबारा ले जा सकते हैं, वरना आप ले ही नहीं जा सकते। तो यानी कि खर्चा नहीं करें तो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट बंद, ये खर्च करेंगे तभी फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आएगा। इसका मतलब ये मेजर ओवरवेलिंग जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जो कंडीशंस हैं इंडेस की, उसको पूरा कर रहा है। ठीक है, देयरफॉर इट कॉस्ट मस्ट बी सेटिस्फाइड, मस्ट बी कैपिटलाइज्ड। अब जरा आगे चलिए, नेक्स्ट, द शिप विच कॉस्ट 20 million विथ 20 years लाइफ मस्ट हैव मेजर ओवरवेलिंग एवरी 5 years। ये इलस्ट्रेशन शुरू हो गया। ठीक है, एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ ओवरवेलिंग 5 years पॉइंट इज 5 million। हर 5 साल के बाद 5 million आपका खर्चा लगना है। ठीक है, तो देखिए आपका एस क्या कहता है। आपका एस कहता है कि हम अपने पूरे एसेट को 2 हिस्सों में बांट देंगे। ठीक है, मुझे पता है 5 साल के बाद 5 लाख रुपए और खर्च करने हैं, तो मैं एक काम करता हूं, 20 लाख में 5 अलग रख लेता हूं और 15 अलग। आप कहेंगे क्यों सर? क्योंकि 5 तो 5 साल यूजफुल लाइफ है ना, और इसकी 20 साल यूजफुल लाइफ है, तो इसीलिए मैंने इसको अलग कर दिया और इसको अलग कर दिया। अब मैं 5 के ऊपर 5 साल में डिप्सन चार्ज करूंगा हर साल 1 लाख, और 15 के ऊपर 20 साल में करूंगा हर साल 1.75। इसका मतलब ये हुआ कि मैं जो डिप्सन चार्ज करूंगा 11111 5 साल, 0.75 20 साल चार्ज करूंगा। यानी कि फर्स्ट ईयर में 1.75, सेकेंड ईयर में 1.75, थर्ड ईयर में 1.75, फोर्थ ईयर में 1.75, फिफ्थ ईयर में 1.75। ठीक है, एंड द कैरिंग कॉस्ट ऑफ द शिप एट द एंड ऑफ फिफ्थ ईयर विल बी 11.25। याद रखिए 5 साल के बाद पता है क्या होने वाला है? 5 साल के बाद इसकी कैरिंग कॉस्ट हो जाएगी 0, और इसकी कैरिंग कॉस्ट गुने 5 कर भी देंगे और माइनस करेंगे तब भी 11.75 होगा। अब मान लीजिए 5 साल के बाद आपने फिर 6 मिलियन का खर्च कर दिया। आपको पता है 6 मिलियन फिर 5 साल चलना है ना? तो हमारी कॉस्ट क्या हो जाएगी? 11.75 और 6 मिलियन। 11.75 पहले से बचा हुआ है और 6 मिलियन ये जोड़ दीजिए, वो 11.75 बचा हुआ, 6 हमने और खर्च कर दिया, दोनों मिला के हो गया 17.75। लेकिन 5 साल बाद तो ये फिर खर्च होना, ये तो अभी चलेगा, ये 15 साल चलेगा, ये 5 साल चलेगा, तो हम आगे फिर इसी तरह से लिखेंगे अलग अलग। ध्यान दीजिए,
इसको हम 5 साल में राइट ऑफ कर देंगे 1.2, और ये तो उसी तरह से 0.75 चलता रहेगा। तो अब की बार डेप्सन छठे ईयर में डेप्सन कितना होगा 1.2, 0.75 है ना। तो ये हमारा छठे ईयर का डेप्रिसिएशन होगा एंड द प्रोसेस विल बी कंटिन्यूड फॉर 11 to 15 ईयर। फिर 15वें साल में अगर कोई रिप्लेसमेंट कॉस्ट आती है तो फिर वैसे ही चलेगी। तो दिस विल गो ऑन फर्स्ट ईयर, फिर 5, फिर 10, फिर इस तरह से चलता रहेगा। याद रहेगा मित्रों। तो इसलिए मेजर ओवरवॉलिंग कॉस्ट को हमें कॉस्ट का पार्ट मानना है और उसको अगले ओवरवॉलिंग के टाइम तक पूरी तरह से डिप्रिसिएट कर देना है। समझ आया सबको? अगर समझ आया तो एक बार थम्स अप दीजिए, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। लाइव क्लास है, पता तो चलना चाहिए कि मैंने जो पढ़ाया बच्चों को समझ आया कि नहीं। मैं वेट कर रहा हूं, आपके थम्स अप का मैं इंतजार कर रहा हूं दोस्तों। अगर आप समझ पाए तो मुझे बताइए, नहीं समझ पाए तो वो भी बताइए, मैं वो पार्ट आपको रिपीट कर दूंगा। वेटिंग फॉर योर थम्स अप। ये बड़ा मेजर है, इस पे क्वेश्चन बड़े प्यार से आ सकता है। चलिए, तो जयंत और अमित का आंसर आ गया, यहां सर याद रहेगा। और आइए लेट स्टार्ट। तो अब हम लोगों ने दो बातें पढ़ ली। एक तो डिफिनेशन पार्ट थोड़ा बहुत पढ़ लिया था, इनिशियल रिकॉग्निशन पढ़ा था, और फिर हमने पढ़ा था कि हम कैसे कॉस्ट की मेजरमेंट करेंगे इनिशियल, मतलब पहली दफा हम कॉस्ट की मेजरमेंट कैसे करेंगे, और अगर कोई सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर हुआ तो फिर हम उसकी कैसे बातें करेंगे। इसमें हम लोगों ने सेल्फ कंस्ट्रक्टेड और बाकी चीजों को देखा था। लेकिन अब आइए बात करते हैं दूसरी, कि पहली बार मेजरमेंट तो हमने जो करना था कर लिया। अब हम चलते हैं सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, मतलब 1 जनवरी 2020 को एसेट खरीदा था, उस समय जो लिखना था लिख लिया। अब 31 दिसंबर 2020 को कैसे अकाउंट करेंगे, यानी कि फर्स्ट ईयर के लास्ट में, सेकेंड ईयर के लास्ट में, थर्ड ईयर के लास्ट में, फोर्थ ईयर के लास्ट में। तो हमारे इंडिया में जनरली चलता था एक ही मेथड, जिसका नाम था ओरिजिनल कॉस्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड। वो मेथड तो यहां अलाउ है ही। देखिए यहां साफ साफ लिखा है कि नाउ अल्टरनेटिव बेस इज अवेलेबल, यू कैन चूज कॉस्ट मॉडल। कॉस्ट मॉडल तो है ही हमारे पास, इसमें कोई दो मत नहीं है, बट एक नई चीज दी गई है, यू कैन गो फॉर रिवैल्यूएशन मॉडल। लेकिन ये जो भी पॉलिसी आप अपनाएंगे वो इंटायर क्लास ऑफ एसेट के लिए अपनाएंगे। इसके बारे में थोड़ी देर बाद बात करूंगा। मैं कुछ और कहना चाहता हूं कि इनिशियल जो रिकॉग्निशन आप करेंगे वो तो करेंगे। इनिशियल रिकॉग्निशन के बाद जब भी साल खत्म होगा, जब भी अकाउंटिंग पीरियड एंड करेगा, तो उस समय आप क्या करेंगे। आप चाहें तो अपने कॉस्ट मॉडल को कंटिन्यू कर सकते हैं कि इनिशियल जो कॉस्ट है वो रखिए और डिप्सन चार्ज कीजिए। डिप्सन के बारे में हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में, इस एज के अंदर ही डिप्सन की बातें होंगी। जो भी एक्युमुलेटेड डिप्सन है आप उसको करिए, ठीक है। और अगर कोई इंपेयरमेंट लॉस है, इंपेयरमेंट लॉस के बारे में भी पढ़ेंगे, तो इंपेयरमेंट लॉस भी आप करिए, और जो बचेगा आपका कैरिंग अमाउंट है। मतलब योर इनिशियल कॉस्ट विल कंटिन्यू। अगर कोई फर्दर कैपिटलाइजेशन हुआ तो उसे जोड़िए, और अगर कोई डिप्सन आपने चार्ज किया है जो जरूर करेंगे, तो अब तक का जो डिप्सन है, एक्युमुलेटेड डिप्सन जिसको हम बोलते हैं, उसे हटाइए। जैसे 2 साल हो गया तो 2 साल का, 3 साल तो 3 साल का, 4 साल का तो 5 साल का, फर्स्ट ईयर है तो फर्स्ट ईयर का। दिस विल बी योर कैरिंग अमाउंट, न्यू कैरिंग अमाउंट या नेट कैरिंग अमाउंट भी हम कह सकते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, एट एंड ऑफ ईयर। तो ये आपको करना है कि अपनी कॉस्ट लेनी है, अगर कोई फर्दर कैपिटलाइजेशन किया तो उसे जोड़ना है, एक्युमुलेटेड डिप्सन किया तो घटाना है, और उसके बाद जो कैरिंग अमाउंट है उसे आपको दिखा देना है। ये कौन सा मॉडल है? ये है कॉस्ट का मॉडल। अगर आप ऐसा फॉलो करना चाहते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप इस मॉडल को फॉलो कर सकते हैं। इट्स ओके फॉर एवरीवन।
चलें आगे। लेकिन ऐसा देखा गया कि जो कॉस्ट मॉडल था उसके अंदर जो हम डेप्सन वगैरह चार्ज करते थे एज पर अकाउंटिंग पॉलिसीज, वो कई बार एसेट्स की वैल्यूएशन को जो करंट मार्केट सिचुएशन है उससे दूर लेके चला जाता था। अपनी डफली अपना राग, हम उसको अपने ही तरीके से WDB, स्टेट लाइन या प्रोडक्ट मेथड या जैसा भी है करते जाते थे। अब एसेट की वैल्यूएशन कुछ और चल रही है और रियल सिचुएशन कुछ और चल रही है, करंट मार्केट सिचुएशन कुछ और चल रही है। इसीलिए इंड एस ने आपको अलाउ किया कि आप रिवैल्यूएशन मेथड भी ले सकते हैं। हालांकि ये पुराने एएस में भी था, रिवैल्यूएशन मेथड आपके सामने आया कि आप चाहें तो रिवैल्यूएशन कर सकते हैं। इसमें क्या लिखा गया है कि इनिशियल रिकॉग्निशन तो हमेशा कॉस्ट पे होगा, लेकिन एक बार जब इनिशियल रिकॉग्निशन आ जाएगा उसके बाद फेयर वैल्यू कैन बी मेजर्ड एट रिवैल्यूड अमाउंट, और जो उसकी फेयर वैल्यू होगी ऑन द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन। अभी पीछे फेयर वैल्यू पढ़ा था ना, फेयर वैल्यू एक मार्केट में ऑर्डरली ट्रांजैक्शंस के बीच का जो प्राइस होगा, कि मैं अगर बेचता हूं और आप खरीदते हैं तो कितने में डील होगा, इसको बोलते हैं फेयर वैल्यू। लेस एनी एक्युमुलेटेड डिप्सन। अभी मान लीजिए मैंने पिछले साल फेयर वैल्यू पे लिखा था और उसके बाद डिप्सन चार्ज किया, तो फेयर वैल्यू माइनस डिप्रिसिएशन एंड एनी सब्सिक्वेंट एक्युमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉसेज, वो सब आप इसमें से घटाएंगे। ठीक है, तो ये है पहला रूल कि जब आप रिवैल्यूएशन करें तो रिवैल्यूएशन में आप दिखाएं और उसमें से जो डिप्सन वगैरह वो घटाएं। लेकिन दूसरा रूल है कि जो रिवैल्यूएशन मॉडल आप ले रहे हैं तो रिवैल्यूएशन मॉडल आप सफिशिएंटली रेगुलरिटी से करिए, मतलब इस मॉडल पे टिके रहिए। अब ये नहीं कि एक बार कर दिया फिर 10 साल गायब हो गए, 4 साल 5 साल के बाद जब भी परिस्थितियां बदल रही हैं तब आप रिवैल्यूएशन करिए। ठीक है, ताकि आप इंश्योर कर सकें कि कैरिंग अमाउंट फेयर अमाउंट से, फेयर वैल्यू से बहुत अलग नहीं है। बिकॉज डिप्रिसिएशन से फेयर वैल्यू पे साल के शुरू का फेयर वैल्यू लेस डिप्रिसिएशन बराबर साल का लास्ट का फेयर वैल्यू जरूरी नहीं है। तो इसीलिए 2-4 साल 5 साल के बाद आप अपना रिवैल्यूएशन करिए, ताकि फेयर वैल्यू मॉडल अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे आप डेविएट ना हो। ठीक है, तो इसके बारे में फ्रीक्वेंसी हमने अपना देख लेना है। बहुत इनसिग्निफिकेंट चेंजेज है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है तो फिर चलेगा, लेकिन अगर चेंजेज है, मार्केट परिस्थितियां बदल रही हैं तो आपको रिवैल्यूएशन करना चाहिए। ठीक है, अब आइए ये बात पढ़ेंगे, और डिप्सन वाला पॉइंट बहुत अच्छा है, थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। जब आप रिवैल्यूएशन करेंगे तो रूल नंबर 3 का ध्यान रखिए, ये रूल नंबर 3 है आपका, कि इंटायर क्लास ऑफ एसेट्स शुड बी रिवैल्यूड। मतलब आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि पूरे ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज को कवर कर लीजिए, लेकिन जैसे सपोज कीजिए कि एक कंपनी है, वो अपने प्लांट और मशीनरी का रिवोल्यूशन कर रही है तो सारे प्लांट और मशीनरी का रिवोल्यूशन होगा। लैंड एंड बिल्डिंग का करे तो सारे लैंड एंड बिल्डिंग का होगा। हाँ, ये हो सकता है कि आप उसमें कोई क्लास बना लें, जैसे आप ये कह दें कि इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स हैं उनका होगा और जो कमर्शियल या शहर में है उनका नहीं होगा, ये पॉसिबल है। लेकिन होगा तो पूरे इंडस्ट्रियल बिल्डिंग का होगा, फैक्ट्रीज का होगा, या होगा तो पूरे हेड ऑफिस का होगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आप एक इंटेलिजेंट क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट कर सकते हैं, लेकिन उस क्लासिफिकेशन में जब करेंगे तो उस सभी एसेट्स का होगा। ये नहीं कि जिसकी वैल्यू बढ़ी है उसका कर लें, जिसकी घटी है उसका ना करें, या अपने मन से इसका करो उसका करो, ऐसे नहीं होगा। होगा तो उस पूरे क्लास ऑफ एसेट का होगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सबका, लेकिन क्लास ऑफ एसेट। जैसे होता है ना लैंड या लैंड एंड बिल्डिंग, मशीन, शिप, एयरक्राफ्ट, मोटर व्हीकल्स, फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट, बीयर प्लांट, होगा तो सबका होगा। ठीक है, इसके बारे में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन है, जरा आप सब लोग देखिए, दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, कि वेनस लिमिटेड इज ए लार्ज मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप, इट ओन्स ए कंसिडरेबल नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल बिल्डिंग। ठीक है, सच एज फैक्ट्री, द वेयर हाउस, द ऑफिस बिल्डिंग इन सेवरल कैपिटल सिटीज। यानी कि फैक्ट्रीज भी है, वेयर हाउस भी है, ऑफिस बिल्डिंग भी है। द इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स आर लोकेटेड इन इंडस्ट्रियल जोन, लेकिन ऑफिस बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नरीमन पॉइंट, ऐसी जगहों पे है। वेनस लिमिटेड मैनेजमेंट वांट टू अप्लाई इन डे 16 रिवोल्यूशन मॉडल टू सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑन ऑफिस बिल्डिंग, बट कंटिन्यू टू अप्लाई
ऑफिस पे तो करना चाहते हैं, लेकिन हिस्टोरिकल कॉस्ट हम चलना चाहते हैं इंडस्ट्रियल पे, क्या ये एक्सेप्टेबल है? मतलब बिल्डिंग का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी हमने करा है कि कौन इंडस्ट्रियल है और कौन क्या है, क्या ये पॉसिबल है? यस। क्योंकि देखो, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग यानी कि फैक्ट्रीज की बिल्डिंग का अलग तरीके से वैल्यूएशन होता है, या उसकी जो चेंज होने की चीजें होती है अलग तरीके से होती हैं, और बाकी चीजें अलग। यहाँ क्लासिफिकेशन तो हो ही रहा है ना, हमने जब इंडस्ट्रियल करा तो सारी इंडस्ट्रियल बिल्डिंग का करा, ठीक है कि नहीं? तो ये बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसका आंसर होगा यस, वी कैन अप्लाई। लेकिन मान लीजिए इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में भी वो कह रहे हैं कि देखिए जो पंजाब और हरियाणा में उसका करेंगे और हम यूपी और बिहार वाले नहीं करेंगे, तब ये नहीं चलेगा। फिर लॉजिक बताना पड़ेगा ऐसा क्यों करना चाहते हैं आप, या उसमें बोलें कि नहीं हम फैक्ट्रीज का करेंगे वेयर हाउस का नहीं करेंगे, तब नहीं चलेगा। तो ये देखना पड़ेगा, जो क्लासिफिकेशन हो वो एक स्मार्ट क्लासिफिकेशन हो सकता है, ऐसे नहीं। आगे आइए। देखिए सरप्लस का क्या करेंगे आप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, या डिफिशियंसी होगी तो क्या करेंगे। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको एक चार्ट बनाना चाहता हूं। रीवैल्यूएशन या डिवैल्यूएशन, दोनों ही बातें हो सकती हैं। हम बात कर रहे हैं फर्स्ट टाइम, और हम बात कर रहे हैं सबसीक्वेंट। रिवैल्यूएशन डिवैल्यूएशन जो भी हो, रिवैल्यूएशन डिवैल्यूएशन जो भी हो, ठीक है। अगर हम फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन डिवैल्यूएशन की दोस्तों बात करें तो दो ही बातें होंगी, या तो डिवैल्यूएशन होगा या फिर रिवैल्यूएशन होगा, यही बात हो सकती है। देखिए अगर डिवैल्यूएशन होता है तो ये कहता है कि आपको अपने पीपीई को कम करना है, और जो भी प्रॉफिट हो, जो भी लॉस हुआ उसे अपने इनकम स्टेटमेंट में, स्टेटमेंट ऑफ पीएल में रिकॉग्नाइज करना है, पीपीई। याद रहेगा। लेकिन अगर रिवैल्यूएशन सरप्लस हुआ तो आप इसे अपने पीपीई में नहीं ले जा सकते हैं, यह बात आपको ध्यान देने का है। इसको आपको रिवैल्यूएशन रिजर्व में ले जाएंगे, और ये रिवैल्यूएशन रिजर्व आजकल जो इंडेस के कंप्यूटेबल जो शेड्यूल 3 आया है उसमें पीएल अकाउंट भी दो हिस्सों में बनता है, पीएल और एक ओसीआई बनता है, अदर कंप्रिहेंसिव इनकम। तो अदर कंप्रिहेंसिव इनकम के अंदर आएगा, और फिर दोनों मिलके इक्विटी के अंदर जाएंगे। तो अगर कुछ ऐसा हो गया तो आप लिखेंगे पीपीई अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व। It will not directly created in the PL statement, it will come under other comprehensive income statement। ये उसके अंदर आएगा, ये ऑफ कोर्स PL अकाउंट के अंदर आएगा, ठीक है। चलिए मान लेते हैं कुछ भी, लेट सपोज 5 लाख, एक फिगर मान लेते हैं। अब ध्यान दीजिए, सब्सिक्वेंट फिर कभी ऐसा मौका हाथ लगा और इवैल्यूएशन या डिवैल्यूएशन हो रहा है, तब हम क्या करेंगे, ठीक है। अगर किसी को लिखना हो तो प्लीज इसको लिखिए, क्योंकि आगे वाला पॉइंट बहुत अच्छा आने वाला है। देखिए सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन डिवैल्यूएशन में क्या होगा कि दो बातें आएंगी। फर्स्ट टाइम डिवैल्यूएशन हुआ था, लेट सपोज 5 लाख का। अब अगेन सेकेंड टाइम डिवैल्यूएशन हो रहा है, या सेकेंड टाइम रिवैल्यूएशन हो रहा है। मतलब सेकेंड टाइम क्या हो रहा है वो मैं देख रहा हूं, सब्सिक्वेंट क्या हो रहा है।
देखिए, अगर फर्स्ट टाइम डिवैल्यूएशन हुआ तब फिर डिवैल्यूएशन हो रहा है, लेट सपोज 4 लाख का, तो कोई बात नहीं, 4 लाख हो, 5 लाख हो, 7 लाख हो, 10 लाख हो, चलो मान लेते हैं 7 लाख का, तो हम फिर वही लिखेंगे, पीएल स्टेटमेंट अकाउंट डीआर टू एसेट पीपी। भाई पहले भी करे थे, अभी फिर कर रहे हैं, ये तो रिवॉल्यूशन का था, मान लेते हैं 7 लाख, फिर कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर पहली बार डिवैल्यूएशन हुआ तब 5 और अब रिवैल्यूएशन हो रहा है 7 लाख का, तो स्टेटमेंट कहता है कि जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है वो पहले वाले लॉस को राइट ऑफ करने में आएगा, उसके बाद बचेगा तो रिवैल्यूएशन रिजर्व बनेगा। यानी कि अगर फिर से हो रहा है तो दोस्तों देखो कैसे लिखेंगे, पीपी 7 लाख बढ़ रहा है, यही चर्चा हुई थी, 7 लाख का रिवॉल्यूशन हो रहा है, 7 लाख का डिवोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। तो फिर ऐसे सिचुएशन में बेटा हम लिखेंगे, पहले वो जो मैंने उल्टा लिख दिया, पीपी डेबिट होगा ना, रिवॉल्यूशन हो रहा है, तो 7 लाख, तो पहले जो पीएल था ना इनिशियल, पहले हम वहां डालेंगे, ठीक है, और जो बचेगा तो हम लिखेंगे रिवैल्यूएशन रिजर्व, ठीक है दोस्तों। मैं एक बार में दिखा दूंगा, आप चिंता ना करें, मैं इसको सॉर्ट करके एक बार में दिखा दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है दोस्तों, अब आइए नेक्स्ट। फर्स्ट बार में डिवैल्यूएशन हुआ था, मान लीजिए फर्स्ट बार में रिवैल्यूएशन हुआ है, अब दूसरी दफा सेकेंड बार में, सेकेंड टाइम डिवैल्यूएशन हो रहा है या रिवैल्यूएशन हो रहा है। 5 लाख हुआ था रिवैल्यूएशन, सेकेंड टाइम में 7 लाख हो रहा है डिवैल्यूएशन या रिवैल्यूएशन। देखिए रिवैल्यूएशन हो रहा है तो फिर वही लिखेंगे, पीपी अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, 7 लाख हो, 70 लाख हो, जितने लाख भी हो। लेकिन अगर डिवैल्यूएशन हो रहा है तो इंडेस आपका कहता है कि पहले जो पुराने वाले प्रॉफिट्स हैं उनसे एडजस्ट किया जाए, रिवॉल्यूशन रिजर्व से पहले एडजस्ट किया जाए, और बाद में जो बचेगा दैट शुड बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है मित्रों, तो देखिए ये शायद एक बार में देखने में ना बने, मैं थोड़ा कोशिश करता हूं इसको छोटा करने की, आपको दिखाई देगा। ठीक है, अब फिर से देखिए, फोन को थोड़ा ऐसे आप घुमा दीजिए, बड़ा दिखने लगेगा, और फिर से देखिए आप, बहुत जरूरी सी बात थी बताना, इसको छोड़ नहीं सकते थे। देखिए रीवैल्यूएशन या डिवैल्यूएशन, इसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है अब पूरी तरह से आपके सामने है। मैं देखता हूं ये फुल स्क्रीन पर अगर आ जाए तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। देखिए ये फुल स्क्रीन पे अब दिख रहा है आपको, थोड़ा सा ध्यान दें। चलिए फिर से बता देता हूं,
कि पहली दफा फर्स्ट टाइम अगर डिवैल्यूएशन हुआ है तो एंट्री होगी पीएल अकाउंट, और रिवैल्यूएशन हुआ है तो अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में जाएगा, जिसको हम बोलते हैं पीपी टू रिवैल्यूएशन। सेकेंड टाइम मतलब पहली बार जो भी हुआ हो, या तो पहली बार डिवैल्यूएशन हुआ होगा, ये वाला पॉइंट, ये वाला केस, या ये वाला केस, इन्हीं दोनों में से कोई एक केस होगा ना। तो फर्स्ट टाइम अगर डिवैल्यूएशन हुआ है और अब फिर डिवैल्यूएशन हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर पीएल में जाएगा। लेकिन अब अगर रिवैल्यूएशन हुआ है तो पहले वाले लॉस को हम इसके अंदर डालेंगे और बैलेंसिंग फिगर ही रिवैल्यूएशन रिजर्व बनेगा। ये देख रहे हैं, ये लॉस पहले एडजस्ट किया जाएगा, ये पहले एडजस्ट होगा, फिर हम कोई बात करेंगे। देख रहे हैं, ऐसे ही अगर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ है फिर रिवैल्यूएशन हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर फिर बेटा डिवैल्यूएशन हो गया तो ये पहले एडजस्ट किया जाएगा, फिर कोई और बात की जाएगी। ये वही था जो एस में भी था, एस 10 में भी था, फिर बाद में न्यू एस आया, उसके अंदर भी यही था, कुछ भी नया नहीं है। कर सकते हैं दोस्त? हम बताते हैं रिवॉल्यूशन रिजर्व इट विल बी केप्ट, कहां रहेगा ये? ओसीआई में पड़ा रहेगा, इक्विटी का पार्ट होगा, रिजर्व में सरप्लस का पार्ट होगा, बट इट विल नॉट कम टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हाँ, इसका इस्तेमाल क्या है वो बताता हूं। इसके दो इस्तेमाल हैं। सबने लिख लिया? अगर लिख लिया हो तो एक बार जरा थम्स अप दीजिए। थोड़ी सी और पढ़ानी है बात, थोड़ा सा और करेंगे, काम आपका हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि फर्स्ट वाला पोर्शन खत्म कर दूं ताकि जब हम दूसरी बार मिले तो डिप्रिसिएशन की बात कर सकें। और मैं बता दूं क्लासेज डेली है 4 बजे से लेकर 5:30 बजे तक। आज हमने 2 क्लास ले ली, आज फर्स्ट डे था तो हमने 2 क्लास ले ली। कल 1.5 घंटे और होगा, ये इंडेक्स खत्म हो जाएगा। बड़ा इंडेक्स है ये और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर अभी आगे बहुत सारी, कम से कम 4-5 तो डिपेंड है ही। मतलब आपने इंडेक्स 16 पढ़ा ना, तो अभी 4-5 इंडेक्स में ये काम आएगा। तो 40 में समझिए कि 8, 1/5 तो यही निपटा देगा। आपने इसको ठीक से पढ़ लिया तो 1/5 एस तो इसी पर कवर हो जाएंगे। चलिए आइए, तो मुझे आपको पढ़ाना था कि क्या होगा रिवॉल्यूशन रिजर्व का। लिखिए, जो भी रिवॉल्यूशन रिजर्व है, इस रिवॉल्यूशन रिजर्व का 2 इस्तेमाल है। एक तो है ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ एसेट, और एक है व्हेन एसेट इज डी रिकॉग्नाइज, मतलब बुक से खत्म कर दिया गया। ठीक है, देखिए ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ एसेट रिवॉल्यूशन रिजर्व काम आ सकता है to compensate
the excess depreciation, to compensate the excess depreciation due to revaluation by transfer from revaluation reserve to retained earning। मैं पहले इस बात को एक छोटे से इलस्ट्रेशन से आपको समझाता हूं। सपोज करिए या दिया हुआ है, आपको लिखने की जरूरत नहीं इलस्ट्रेशन, यह इलस्ट्रेशन दिया हुआ है। इससे क्या हुआ कि आपको फिगर नहीं नोट करनी पड़ेगी। ये देखिए एक 9 लाख का हमने पीपी परचेज किया एंड इट इज एस्टिमेटेड टू हैव यूजफुल लाइफ ऑफ 10 ईयर्स। डिप्सन स्टेट लाइन बेसिस पे हो रहा है 1 अप्रैल 2003 को, यानी कि 2 साल के बाद। एसेट रिवोल्यूशन हुआ 960 पे। रिमेनिंग यूजफुल लाइफ में कोई चेंज नहीं है, अभी भी वो 10 साल ही है। आपको डेफर्ड टैक्स का ध्यान नहीं देना, बाद में करेंगे। इन डेज के अनुसार ट्रीटमेंट बताइए। तो देखिए 9 लाख की एसेट थी, 10 साल चलनी थी, यानी कि 90,000 का डिप्सन होता। सही बात है। तो पहले साल भी 90,000 का डिप्सन, दूसरे साल भी 90,000 का डिप्सन, यानी कि हमारी बुक वैल्यू बची थी 2,720 और 720 से बढ़ के हमने 960 कर लिया, यानी कि 240 का रिवोल्यूशन रिजर्व बन गया। लेकिन समस्या देखिए 960 अब अगले 8 साल तक चलेगा, तो इसको अगर भाग दें तो डिप्सन आएगा 1,20,000 और पहले 90 था, अब 1,20 आ रहा है, तो 30,000 का एक्स्ट्रा डिप्सन आएगा। चेक करिए ओल्ड डिप्रिसिएशन इज हाउ मच। चलो मैं पूरा लिख देता हूं। ओरिजिनल कॉस्ट था 9 लाख, यूजफुल लाइफ था 10 साल, तो डिप्सन इन फर्स्ट ईयर 9 लाख डिवाइडेड बाय 10 दैट इज 90। सेकेंड ईयर 90। तो व्हाट इज द कैरिंग अमाउंट एट द टाइम ऑफ डिवैल्यूएशन, सॉरी रिवैल्यूएशन क्या है भाई, लेस करिए 7 9 सब घटाइए 1,00,000, 7,20,000। अब व्हाट इज द फेयर वैल्यू एट द टाइम ऑफ रिवैल्यूएशन? फेयर वैल्यू इज 960। देयरफॉर व्हाट इज द रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएटेड? इज 2,40,000। ठीक है, तो इतना पहले सब लोग लिख लीजिए, तब हम आपसे बात करेंगे। जल्दी लिख लीजिए। ये आपके क्वेश्चन का, आपके स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन नंबर 5 है, इसलिए परेशान ना होइए। इट इज इलस्ट्रेशन नंबर 5। डन दोस्तों। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स आपका जो ओल्ड डिप्रिसिएशन था पर एनम, या पहले न्यू लिखते हैं, न्यू डिप्रिसिएशन जो होगा पर एनम
वो कितना होगा? 960, 10 में से 2 साल जा चुका है, तो आई थिंक कितना होगा? 1,20,000। और ओल्ड डिप्रेशन कितना था पर एनम? 90,000। तो बताइए व्हाट इज इंक्रीज इन डेप्रिसिएशन? 30,000, ये है ना? तो अगर एंटिटी चाहे तो अपने रिवोल्यूशन रिजर्व का इस्तेमाल इस 30,000 के लिए कर सकता है। देखिए आपका पीएल अकाउंट में हर साल 30,000 का एक्स्ट्रा डिप्रेशन चार्ज होगा, एक्स्ट्रा बर्डन ऑन पीएल अकाउंट। तो हम ये तो नहीं कहते कि पीएल में आप क्रेडिट कर लो, लेकिन दोस्त आप एक काम कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो? आप हर साल आप 30,000 अमाउंट अपने कौन से अकाउंट में? हर साल अपने रिजर्व में सरप्लस से रिटेन्ड अर्निंग में ट्रांसफर कर सकते हो। 8 साल में अपने आप रिवोल्यूशन रिजर्व खत्म हो जाएगा। अब सपोज करिए बीच में आपने डिस्पोज कर दिया, तो किसी भी कारण से उस समय का बैलेंस कैरिंग अमाउंट ऑफ जो भी रिवोल्यूशन रिजर्व होगा इज डायरेक्टली ट्रांसफर टू ध्यान रखिएगा रिटेन्ड अर्निंग। कि जब कभी भी रिवोल्यूशन रिजर्व है तो इसकी 2 ट्रीटमेंट है, एक तो है ड्यूरिंग द ईयर और एक है व्हेन एसेट इज डीरिकॉग्नाइज्ड। ड्यूरिंग द ईयर हम क्या करेंगे? जो भी मतलब एक्स्ट्रा डिप्रेशन होगा ड्यू टू रिवोल्यूशन, उसको हम कंपनसेट करेंगे और हम उसको ट्रांसफर करेंगे रिवोल्यूशन रिजर्व में, ठीक है। लेकिन जब एसेट डीरिकॉग्नाइज हो जाएगा तो फिर ऐसे केस में जब एसेट ही नहीं रहा तो उसका रिवोल्यूशन रिजर्व रख के क्या करेंगे? पीएल अकाउंट में तो नहीं डालेंगे, लेकिन हम उसे रिटेन्ड अर्निंग में ट्रांसफर कर देंगे। उम्मीद है ये सब ने समझा इस बात को। अगर समझा तो एक बार थम्स अप दीजिए, तब आगे चलते हैं। अगर आप समझ पाए दोस्त तो थम्स अप दीजिए। भाई ओवर द पीरियड एक्स्ट्रा डिप्रेशन के बर्डन को थोड़ा सा नलिफाई करने के लिए हम थोड़ा थोड़ा रिटेन्ड अर्निंग में डालते जाएंगे, और जिस समय एसेट पूर्ण रूप से डीरिकॉग्नाइज होगी हम उसको ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है ना मित्र? चलिए एक और कॉन्सेप्ट बचता है, लेकिन लगता है कि आज आप लोगों ने ज्यादा पढ़ लिया तो हम रहने देते हैं। कल टाइमिंग सब लोग नोट करें। एफआर की जो क्लास है दोस्तों डेली, किसी दिन अगर नहीं होगी तो हम पहले से पूर्व सूचना दे देंगे। जब तक लॉकडाउन कंटिन्यू है तब तक 4 से 5:30 डेली होगा। डेली का मतलब है मंडे टू फ्राइडे, नॉट ऑन संडे, ठीक है। ये जब तक लॉकडाउन है तब तक की बात है। उसके बाद हम इसके टाइमिंग को शिफ्ट करके 7 बजे से कर देंगे, ताकि आप अपने ऑफिस से आके लाइव क्लास कर सकें। और किसी कारण से लाइव नहीं है तब आप वहां पे तो देख ही सकते हैं, और यूट्यूब पे पड़ा रहेगा। क्लासेज लाइव है इसलिए आप क्वेरीज करते रहें, ठीक है। दूसरी बात, नोट्स आपको प्रोवाइड कराया जाएगा पीडीएफ फॉर्मेट में। इसके लिए आपको एक चैनल टेलीग्राम, कुछ नहीं करना है, ज्वाइन करना है। नाम है टॉपर्स क्लासेस सीए फाइनल।
ये आपने ज्वाइन करना है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। उसके ऊपर नोट्स पड़े होंगे, वहां से नोट्स आप ले लेंगे। और किसी भी तरह की अगर क्वेरी आपकी होती है, एफआर पढ़ते समय किसी क्वेश्चन में दिक्कत होती है, तो आप फोन तो नहीं करिएगा, क्योंकि फोन अटेंड करना आजकल बड़ा मुश्किल हो गया है। तो आजकल के जमाने में मैसेज का जमाना है। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 7678652839। अब दो बातें होंगी, अगर मैं उस समय जवाब दे पाया तो अच्छी बात है, वरना थोड़े समय बाद मैं इंडिविजुअल जवाब दे दूंगा। और किसी कारण से इंडिविजुअल जवाब नहीं दे पाया तो अब निराश नहीं होइएगा दोस्त। नेक्स्ट क्लास में मैं जब भी आऊंगा तो ये वादा है मेरा कि मैं उसे कवर कर दूंगा, ठीक है ना। तो ये होगा प्लान। जब तक लॉकडाउन नहीं खत्म होता तब तक तो क्लास की कोई प्रॉब्लम है नहीं। और लॉकडाउन जिस तरह से बढ़ रहा है, गलत हो रहा है, लेकिन प्रॉफिट का फायदा इस आइडिया है कि आप मन से पढ़ रहे हैं अपने घर पे जहां भी हैं, आर्टिकलशिप की कोई टेंशन किए बगैर। और ये पीरियड जो है वो आर्टिकलशिप का पीरियड माना जाएगा, ऐसा इंस्टीट्यूट ने बोल दिया है। तो इसीलिए आप परेशान ना होइए, ये अच्छा वक्त है सीए स्टूडेंट का जम के पढ़ने का। तो हम लोग काफी 39 इंडेज तो पढ़ना ही है। अगर 10-15 इंडेज भी इस पीरियड में निकल गया तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, आधा एफआर हो जाएगा। और फिर जो बचेगा उसको लॉकडाउन के बाद 7 बजे के बाद पढ़ लेंगे, ठीक है ना। तो कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, कमेंट में भी डाल सकते हैं। वीडियो को आप प्लीज अपने और दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए ताकि सभी दोस्त इसका फायदा उठा सकें, ठीक है ना। चलिए, आपसे विदा होने का टाइम आ गया है। मिलते हैं तीसरी वीडियो के साथ कल 4 बजे। धन्यवाद।